अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। वेलकम टू चैनल कलम और मोहब्बत। मैं हूं आपकी होस्ट फायज़ा और आज का हमारा नावल है इश्क महरम, जिसकी राइटर हैं उम्मे उमामा। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ ना भूलिएगा। अब चलते हैं एपिसोड 4 की जानिब। घर आकर घर की खवातीन ने कितनी ही रस्में कर ली थी। थकन से इसका बुरा हाल था, ऊपर से नींद भी आ रही थी। लेकिन झिझक ऐसी थी कि वो ये बात किसी को बोल भी नहीं सकती थी और इस वक्त इसे आयरा भी नहीं दिख रही थी जो इससे ही कुछ कहकर जहाँ से उठने का कह देती। लेकिन शायद इसकी ये थकन फरीना बेगम देख चुकी थी, इसलिए आयरा को बुलाकर इसे कमरे में छोड़ने के लिए कहा। रुक जाओ बहू, मुझे भी तो अपनी बेटी को तोहफा देना है। आयरा जो इसे मुतसम के कमरे में लेकर जा रही थी, दादा जान के कहने पर इसने इसे वापस बिठा दिया। ये लो बेटा। उन्होंने एक सुर्ख मखमल का बॉक्स इसकी तरफ बढ़ाया। इसने अपनी आंखें उठाकर सामने खड़े इस शख्स को देखा। दिल चाहा इनके हाथ में मौजूद इस बॉक्स को लेकर फेंक दे, लेकिन वो इन सब लोगों के बीच में कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए खामोशी से इस बॉक्स को थाम लिया जिसमें सोने का काफ़ी भारी सेट था। ये मुतसम की माँ का था। इसका कुछ सामान मुतसम ने रखा था और बाकी का इसकी निशानी के लिए सबने, लेकिन ये मैंने अपने पास रखा था क्योंकि ये मेरे मुतसम की दुल्हन की अमानत था। खुश रहो, खुदा जोड़ी बनाए रखे। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा और आयरा को इसे कमरे में ले जाने के लिए कहा। नींद आंखों में बड़ी पड़ी थी। अपना लहंगा संभालती हुई वो अपने कमरे में जा रही थी जब किसी ने इसकी कलाई पकड़कर इसे अपनी जानब खींचा, जिसकी वजह से वो जोड़े सीने से टकराई। इसने नज़रें उठाकर अपने सामने खड़े आसीम को देखा, जिसने इस वक्त ब्लैक कमीज शलवार पर ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था और घनी मूछों को हमेशा की तरह ताव दिया हुआ था। मेरी कलाई छोड़े। मुझसे क्यों भाग रही हो? मैं तो नहीं भाग रही। इसने इसके हाथ में मौजूद अपनी कलाई छुड़वानी चाही और इसके ऐसा करते ही आसीम ने इसकी कलाई को मज़ीद सख्ती से पकड़ लिया। नाराज़ हो मुझसे? अगर मैं कहूँ हाँ तो आप क्या करेंगे? मैं तुम्हारी नाराज़गी दूर करूँगा। बताओ क्या करूँ? प्लीज़ शादी से इनकार कर दें। आसीम लाला, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। इसके कहने पर आसीम ने झटके से इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब कर इसके इतने करीब आने पर किस्वा का सांस जैसे हल्क में अटक चुका था। इस वक्त सब अपने कमरे में जा चुके थे, इसलिए किसी को अभी यहाँ पर आने का कोई चांस नहीं था। किसी को पसंद करती हो तुम? वो अपनी सुर्ख आंखें इसकी आंखों में डाले पूछ रहा था, जिस पर इसने जानबूझकर अपना सर इस बात में हिला दिया। शायद ये बात सुनकर ही असीम शादी से इनकार कर दे। मैं उसे पसंद करती हूँ। इसका नाम सुबान चठा। इसकी बात मुकम्मल करने से पहले ही असीम का भारी हाथ इसके नाजुक गाल पर पड़ा, जिस पर किस्वा की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे और वो अपनी सुर्ख होती आंखों से इसे गुस्से देख रहा था, जिसे किस्वा को खौफ आ रहा था। इसने पहली बार असीम का ये अंदाज देखा था। अपने कमरे में जाओ। इसे छोड़कर असीम ने इसके कमरे में जाने का इशारा किया। यकीन वो जो बातें नहीं सुनना चाहता था। इसके चेहरे पर जहाँ थोड़ी देर पहले मुस्कुराहट थी, अब इसकी जगह संजीदगी ने ले ली थी। असीम लाला, प्लीज़ अपने कमरे में जाओ और कल निकाह से पहले मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके सख्त लहजे को देखकर इसने सहमी हुई निगाहों से उसे देखा और वहाँ से भाग गई। इसके जाने के बाद असीम ने अपने घने बालों में हाथ फेर कर जैसे खुद को पुरसकून करना चाहा, लेकिन गुस्सा था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो जानता था कि किस्वा किसी को पसंद नहीं करती। इसकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई आया ही नहीं था जिसे वो इस तरह देखती, लेकिन गुस्सा इसे इस बात पर था कि इस शादी से इनकार के लिए इसने झूठ बोला, और उससे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि इसने अपनी ज़ुबान से किसी और का नाम लिया। वो तो इसके ख्वाब में भी अपने अलावा किसी को ना आने दिया। यहाँ तो वो फिर हकीकत में किसी और का नाम ले रही थी। इसने अपने हाथ को देखा जिसने किस्वा पर उठाया था। खुद का हाथ उठाना और किस्वा की नाम आंखें याद करके अब इसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। वो इसे कैसे तकलीफ दे सकता था? इसने गुस्से से अपना हाथ दीवार पे मारा। दर्द की एक लहर उठी, लेकिन वो नज़रअंदाज किया अपना हाथ दीवार पर जब तक मारता रहा जब तक वो अच्छा खासा जख्मी नहीं हो गया। इसने अपने जख्मी हाथ को देखा। इसमें तकलीफ हो रही थी, लेकिन इसे यह तकलीफ इस तकलीफ से छोटी लग रही थी जो इसने अपनी किस्वा को दी थी। इसने पूरे कमरे पर नज़रें दौड़ाईं। वो कमरा काफ़ी बड़ा था। शायद हवेली का हर कमरा ही इतना बड़ा था, और बड़े होने के साथ साथ काफ़ी खूबसूरत भी था। और इसकी खूबसूरती में इजाफा कमरे की डेकोरेशन ने किया था। फूलों से सजा कमरा और पूरे कमरे में फूलों की दिल फरेब खुशबू। इसका लहंगा अच्छे से बेड पर फैलाकर आयरा वहाँ से जाने लगी जब परीक्षा ने इसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ बड़ी?
تم کہاں جا رہی ہو؟ یہیں بیٹھو میرے پاس۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے بڑی؟ معتصم ڈالا آنے والے ہوں گے۔ ہاں تو آنے دو، مجھے فرق نہیں پڑتا، تم جہاں بیٹھو ہم باتیں کریں گے نا۔ بڑی ہم کل بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں سونے جا رہی ہوں، ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، گڈ نائٹ۔ اس کا گال تھپ تھپا کر آئرہ وہاں سے چلی گئی۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے اپنی چیخ روکی جو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی نکلنے والی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے گھور کر عالم کو دیکھا۔ کچھ نہیں، بس تمہیں دیکھ رہا تھا۔ پوری تقریب میں بجلیاں گراتی پھر رہی تھیں۔ اس کے کہنے پر آئرہ نے ضبط سے گہرا سانس لیا۔ عالم نے اس کی تعریف کی تھی، لیکن تعریف بھی اپنے طریقے سے کی تھی۔ کیوں دیکھ رہے ہو تم مجھے؟ کیونکہ میں حق رکھتا ہوں تمہیں دیکھنے کا۔ کوئی حق نہیں رکھتے تم مجھ پر؟ رکھتا ہوں، تم میری خبر جا، تم نے یہ منگ لفظ اپنی زبان سے نکالا، مجھ سے برا واقع کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی آئرہ نے ایک ہی جسم تک پہنچ کر کہا، انداز تنبیہ کرنے والا تھا۔ میں تو بولوں گا، کیا بنا منگ؟ ہاں اتنا تو مجھے پتا ہے، یہ منگ بنا اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ تم میری بے زور سے چلاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ چلانے کا مقصد یہ تھا کہ عالم کی کئی بات اسے سنائی نہ دے۔ اس نے مڑ کر عالم کو دیکھا، وہ اب چلا نہیں رہی تھی کیونکہ عالم شاہ بھی خاموش ہو چکا تھا، اس لیے مطمئن ہو کر وہاں سے جانے لگی۔ تم میری منگ ہو، اس نے اتنے تیز آواز میں کہا تھا کہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی آئرہ نے آرام سے اس کی بات سنی تھی، لیکن پھر بنا مڑے وہاں غصے سے واپس چلی گئی۔ عالم شاہ نے مسکراتے اسے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ جتنی گہری ہو رہی تھی، گال کا ڈمپل بھی اتنا ہی گہرا ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر بیڈ پر بیٹھی اپنی دلہن پر گئی، جو چہرہ جھکائے بیٹھی یقیناً اسی کے انتظار میں تھی۔ گہرا سانس لے کر اس کے پاس جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دیکھو ہے نا، تم بھی جانتی ہو یہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے، میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ گلا کھنکار کر اس نے بات کا آغاز کیا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے بھی مشکل ہے، شاید تمہارے ساتھ بھی زبردستی ہوئی ہے، تم بھی یقیناً کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہو کہ جس کی زندگی میں پہلے ہی کوئی اور ہو۔ اس کی بات سن کر وہ سر مزید جھکائے اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ اسے تو یہ لگا تھا کہ بس اس کا ہو گیا، لیکن نہیں، وہ آج بھی پریشے کا ہی تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں سوچا، وہ تو اس کے ساتھ شادی ہونے پر اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہی تھی، لیکن گلے میں موجود آنسوں کا گولا اسے کچھ کہنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں کچھ وقت چاہتا ہوں، یہ سب بہت اچانک ہوا ہے، امید ہے تم میری بات سمجھو گی۔ جاؤ شاباش، چینج کر کے سو جاؤ۔ نرم مسکراہٹ لیے وسیع نے اسے دیکھا اور پھر اپنے کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اینا نے اپنا سر اٹھایا۔ آنسو جو وسیع کے سامنے رکے ہوئے تھے وہ بہہ نکلے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت اس رشتے کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں واپس پریشیو کو لانے کے لیے مانگ رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ پریشیو کو اس رشتے میں زبردستی باندھا گیا، اور کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ امید بھی تھی کہ پریشیو ایک دن اس زبردستی کے رشتے سے نکل کر واپس اس کی زندگی میں آ جائے گی۔ اسے جیسا خواب سا لگ رہا تھا۔ اس کا من چاہا ہم سفر، اس کا عشق اس وقت اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ جا کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی وہ اپنے چہرے کا رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، اس کی باری آواز کمرے میں گونجی، لیکن وہ ہنوز ویسے ہی بیٹھی رہی۔ کم از کم سلام کا جواب تو دے دو۔ وعلیکم السلام۔ تو کیسا لگ رہا ہے جہاں بیٹھ کر میری زندگی میں آ کر؟ وہ اسے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سچ بتاؤں تو اپنا آپ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی بوجھ ہوں جسے ماں باپ نے اپنے سر سے اتار کر کسی کے پلے باندھ دیا۔ معتصم کو اس سے ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ میں اگر جہاں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں تو اس کی وجہ صرف اماں جان ہے، ورنہ میں مر جاتی لیکن تم سے شادی نہ کرتی۔ اسے کہنے پر معتصم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اسے اپنے قریب کیا۔ میرے سامنے آج کے بعد بڑھنے کی بات مت کرنا، ورنہ سچ میں بتاؤں گا کہ مرنا کسے کہتے ہیں۔ پریشا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے بال چھوڑو۔ اس کا دوپٹہ جس کی پین اس نے پہلے ہی نکال دی تھی وہ بھی اس کے بال پکڑنے کی وجہ سے سر سے اتر چکا تھا۔ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے معتصم اس کے لپسٹک سے سجے لبوں پر جھک گیا جو کب سے اسے بہکا رہے تھے۔ اس کے انداز میں بے حد نرمی تھی، وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جھکا ہوا تھا، لیکن اس کا اتنے قریب آنا پریشا کو ناگوار گزرا تھا، اس لیے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر وہ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اس کے ایسا کرنے پر وہ خود ہی سے دور ہو گیا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے اس رشتے کو قبول کرنا مشکل ہے، اس لیے میں تمہیں وقت دیتا ہوں، تم جتنا چاہو لے سکتے ہو۔ جب تک تم اپنے دل سے راضی نہیں ہو جاؤ گی تب تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ ہاں لیکن میری یہ شرارتیں تمہیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اس کا شرارتوں سے کیا مطلب تھا وہ سمجھ چکی تھی۔ اسے ہونٹوں پر ابھی تک اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں لیکن میرا نہ صحیح اپنا خیال ضرور کر لینا، کیونکہ میں اپنی ہر طرف کا بدلہ تم سے لوں گا، تو تم اتنا ہی مجھے تڑپانا جتنا تم برداشت کر سکو۔ اس کے ماتھے پر پیار بڑا لمس چھوڑ کر
वो उठकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। जबकि प्रीशी अभी तक हैरत में मुब्तला थी, वो इसे वक़्त दे रहा था। वो ऐसा वक़्त देगा जिसने कभी सोचा भी नहीं था। वो ड्रेसिंग रूम से निकला तो वो अभी तक इसी तरह बैठी थी जैसे वो छोड़ कर गया था। बीवी, अगर इरादे कुछ और हैं तो मुझे बता दो, इस तरह यहाँ बैठकर मेरी नीयत क्यों खराब कर रही हो? मौसम की आवाज़ पर वो ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली। तुमने मुझे वक़्त दिया ताकि मैं इस रिश्ते को समझ सकूं, लेकिन इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं जहाँ से चली जाऊँगी। मुझे तुम जैसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। इसके कहने पर मोतसम को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। इसने चेंज करके ब्लैक ट्राउज़र और डार्क ब्लू शर्ट पहनी हुई थी। हो गया तो जाकर चेंज कर लो, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी वार्डरोब में मौजूद हैं। इसके कहने पर वो भी बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर वाशरूम में चली गई। मोतसम ने अपने सजे हुए कमरे को देखा और एक नज़र वाशरूम के बंद दरवाजे को, फिर गहरा सांस लेकर अपने कमरे में मौजूद स्टडी रूम में चला गया ताकि ध्यान प्रीशा से दूर हो जाए। लेकिन वो जानता था इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दिलो दिमाग हर जगह पर वो पड़ी काबज़ थी। वार्डरोब खुलते इसकी नज़र इसमें मौजूद कपड़ों पर गई। वहाँ सिंपल हैवी नाइट सूट, हर तरह के कपड़े भी मौजूद थे और वो बस हैरत से इन कपड़ों को देख रहे थे जिनसे पूरी वार्डरोब भरी हुई थी। वहाँ पर हर तरह के कपड़े थे जो कि सारे ही बेइंतहा खूबसूरत थे। यहाँ सारे कपड़े इन्हीं कलर के थे जिन कलर के वो पहनती थी, और इतना इल्म तो इसे था कि ये काम आयरा कहा भले सारे कपड़े मुतसम लाया होगा, लेकिन वो किस तरह के और कौन से कलर के कपड़े पहनती है ये बात आयरा के अलावा इस घर में भला और कौन जानता होगा। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर वह कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की लाइट जल रही थी और वह बेड पर सिमटी हर चीज़ से बेखबर सो रही थी। वो आहिस्ता से चलता हुआ इसके करीब चला आया। नज़र सबसे पहले इसके गाल पर पड़ी, जहाँ इसकी उंगलियों के निशान के साथ साथ आंसू के निशान भी थे। यकीनन वो रोते रोते ही सो गई थी। इसने अपनी उंगलियों के बोरों से इसके गाल को छुआ। दिल चाहा इसके गाल पर अपने लब रख दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि सामने सोई हुई जो लड़की इसके लिए नामहरम थी। आई एम सो सॉरी किस्वा, इसके गाल को छूते हुए कह रहा था। लहजे में मलाल था। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुम्हारे मामले में मैं कैसा हूँ, बल्कि मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है मैं तुम्हारे मामले में कैसा हूँ। मुझे ये पता है कि तुम मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो और मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊँगा। इसके माथे पर गिरी चंद दिटें कान के पीछे करके इसने कमरे की लाइट ऑफ की और कमरे से बाहर चला गया। अपना सूट हाथ में संभाल कर वो आयरा के कमरे में जा रही थी। ब्यूटिशियन वहीं थी और किस्वा और आयरा भी वहीं तैयार हो रही थी। आज इनकी बारात थी और घर में हर तरफ शोर मचा हुआ था। गांव से थोड़े फासले पर एक बड़ा मैरिज हॉल बना हुआ था जो कुछ माह पहले सकलैन शाह ने बनवाया था। आज इनकी बारात इसी हाल में थी और कल इन तीनों का वलीमा भी इसी हाल में था। जाते हुए उसकी नज़र आलम पर पड़ी जो फ़ोन पर बात करते हुए जा रहा था। अंदाज मसरूफ़ सा था। इसे देखकर इसकी आंखों में गुस्सा बढ़ गया। पल भर में वो इसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैं बाद में बात करता हूँ, इसने प्रीशा की तरफ देखते हुए फ़ोन पर मौजूद दूसरे शख्स से कहा और फ़ोन बंद करके इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। जी भाभी कहिए, आपको शर्म नहीं आ रही? आप इस तरह ज़बरदस्ती करके मेरी दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जी आपका मामला नहीं है। क्यों नहीं है? वो दोस्त है मेरी और मैं इसके लिए लड़ूंगी। ठीक है तो लड़िए, चंद घंटे बाद निकाह है मेरा, आपकी दोस्त से रोक सकती हैं तो रोक लीजिए। इत्मीनान से कहकर वो वहाँ से चला गया, जबकि प्रीशा बस इसकी पुष्ट को घूरती रह गई। वो भी जानती थी कि वो आयरा का निकाह नहीं रुकवा सकती, लेकिन इसे अपने दोस्त के लिए जो दुख था और आलम पर जो गुस्सा था वो भी तो उतारना था। वाह मैम, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सर देखेंगे तो क्या होगा? ब्यूटिशियन ने इसे देखते ही कहा। इन्हें शहर के एक बड़े सैलून से बुलाया गया था। आयरा ने नज़रें उठाकर खुद को देखा। वो वाकई में हसीन लग रही थी। इस बात का इकरार तो इसने खुद किया था। इसका और किस्वा का लाल रंग का शरारा था, लेकिन डिज़ाइन अलग था। इसने लाल रंग का शरारा पहना हुआ था, बालों का खूबसूरत जोड़ा बनाए इसने अपना लाल बारीक कामदार दुपट्टा सर पर सलीके से सेट किया हुआ था। ज्वेलरी में भी इसने सब चीज़ें पहनी हुई थी जो कि सब आलम ही लाया था, और इस सब के ऊपर ब्राइडल मेकअप इसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। इसने पहली बार जो सब कुछ किया था, ना तो इसने इसने आज तक इतना हैवी सूट पहना था और ना ही ये सब ज्वेलरी। आलम का सोचते ही इसे इसकी की गई कल वाली तारीफ याद आ गई। वो बिजलियां गिरा रही थी। अगर कल को बिजलियां गिरा रही थी तो आज तो आलम की नज़रों में वो तूफान मचा रही होगी। उफ, आलम शाह और इसकी तारीफ़ें। इनका मेकअप हो गया, इसने दूसरी ब्यूटिशियन को देखते हुए कहा जो किस्वा को तैयार कर रही थी। नहीं मैम, ये बार बार रोए जा रही हैं। ठीक है आप लोग जाएं, मैं खुद तैयार करूँगी। से कहने पर वो दोनों बाहर की जानब चली गई। किस्वा इधर देखो मेरी तरफ, क्या हो गया है बताओ मुझे? इसने प्यार से थोड़ी सी इसका चेहरा ऊपर करके कहा। लहजा बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह था। आयरा आपी, मुझे ये शादी नहीं करनी है। आंसू जिन पर मुश्किल से बांधा हुआ था वो फिर से बहने लगे। क्यों नहीं करनी है शादी? कुछ हुआ है? असीम लाला ने कहा है कुछ? उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। क्या उन्होंने तुम पर हाथ उठाया है?
یہ आवाज़ परिचय की थी जो अभी अभी अंदर आई थी। तुमने घर में ये बात किसी को बताई है? इसने इसके करीब आकर पूछा, जिस पर इसने अपना सर नफी में हिला दिया। क्यों नहीं बताया? तुम्हें तो इस शख्स से शादी ही नहीं करनी चाहिए जिसने तुम पर हाथ उठाया है। बड़ी प्लीज। आयरा ने गूढ़काई से देखा, जिस पर वो खामोश आ रहे एक तरफ बैठ के। क्या इस हवेली में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो शादी से पहले लड़की की राय ले? इसने गुस्से बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन आयरा इसकी तरफ मतवज्जो नहीं थी। बताओ मुझे, उन्होंने तुम पर हाथ क्यों उठाया? किसवा कोई बात हुई थी? इसके पूछने पर किसवा ने इसे सब बता दिया। इधर देखो मेरी तरफ। कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता इसकी बीवी या इससे मनसूब हुई लड़की किसी और लड़के का नाम ले। हाँ, जिनकी गलती थी इन्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खुद को इस बात की सजा भी दी थी। इसे कहने पर किस्सा के साथ साथ प्रीच ने भी अपना सर उठा के इसे देखा। कल रात को जब मैं नीचे जा रही तो मैंने देखा था कि इनका हाथ बहुत जख्मी था। दीवार पर भी खून लगा हुआ था। कोई भी देखकर आराम से बता देता कि उन्होंने अपना हाथ दीवार पर मारा है। मैं इनके पास जाना चाहती थी ताकि इनसे कुछ पूछ सकूं, लेकिन वे इससे पहले ही अपने कमरे में चले गए। अब अपने आंसू साफ करो और अपनी शादी को एंजॉय करो। तुम अगर इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो तो इनसे वक्त मांग लेना ताकि तुम अपने उनके रिश्ते को समझ सको। हाँ, मैं यही करूँगी, मैं इनसे वक्त मांगूंगी। इसके बाद सुनकर इसने खुद से कहा, वो असीम से वक्त मांग लेगी, भले कुछ वक्त के लिए ही सही, कम से कम इससे दूर तो रहेगी। चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ और तुम जाकर चेंज करो, मैं तुम्हारे बाल भी बनाती हूँ। किस्वा से कहकर इसने प्रीशे से कहा, तुम दुल्हन बनी हुई हो आयरा, तुझे कहाँ लिखा है कि कोई दुल्हन किसी को तैयार नहीं कर सकती है? अपने कमर पर हाथ रखकर इसने प्रीशे को जाने का इशारा किया और खुद किस्वा के आंसू साफ करती हुई इसे तैयार करने लग गई। स्टेज पर बैठे वो दोनों अपने दुल्हनों का इंतजार कर रहे थे, जिनसे कुछ देर पहले ही इनका निकाह हुआ था। इन दोनों ने एक जैसे क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी और दोनों इर्द गिर्द नजरें दुराते हुए अपने दुल्हनों के मुंतजिर थे। जब वो दोनों एक साथ इन्हें स्टेज की तरफ आती दिखाई दी, इनके बराबर मौजूद लड़कियां इनका शरारा संभाल कर इन्हें स्टेज तक लगा रही थी, जबकि वो दोनों मबहूत होकर अपने दुल्हनों को देखने में मसरूफ थे। असीम शाह बिना पलक चमकाए अपने करीब आती किस्वा को देख रहा था, जो बेइंतहा हसीन लग रही थी। लाल रंग का शरारा इसकी गोरी रंगत पर खूब जच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये रंग बनाया इसी के लिए है। इसके स्टेज के करीब आते ही इसने मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़ा और इसे अपने बराबर बैठा लिया। आज वो इसकी बीवी इसकी महरम बन चुकी थी। आज वो लम्हा आ गया था जिसका इसे कब से इंतजार था। जबकि दूसरी तरफ मौजूद शख्स का हाल भी इससे मुख्तलिफ न था। वो बस अपने सामने खड़ी आयरा को देखने में मसरूफ था, जो कि बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसने अभी तक इसे जब भी देखा था सादे हुलिया में ही देखा था। ये पहली बार था कि इसे इतना तैयार हुआ देख रहा था। इसे खुद भी एहसास न हुआ था कि आयरा को देखते देखते कब इसका डिम्पल नमाया हुआ था। आलम लाला, वहाँ मौजूद लड़की के चिल्लाने पर वो होश में आया। आप ही की हैं, बाद में देखते रहिएगा, अभी बैठने तो दें। इसे कहने पर आलम ने बिना कुछ कहे इसका हाथ पकड़ा और इसे ले जाकर बिठा दिया और खुद भी इसके बराबर में बैठ गया। क्या बात है, तुम तो आज क़यामत लग रही हो। देखो मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी, बाद में मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की। आलम के कहने पर इसने मसरूई मुस्कुराहट लिए इसे देखा। मुझे तुमसे इसी तारीफ की उम्मीद थी। देख लो, मैं तुम्हारी उम्मीद पर पूरा उतरा, अब तुम भी मेरी उम्मीद पर पूरा उतरना। इसने अपने मूँछों को दाव देकर कहा, जब आयरा ने हाथ बढ़ाकर इसकी मूँछ का कोना पकड़कर हल्का सा खींच दिया। ये क्या हरकत है? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितनी तकलीफ हुई थी? चिढ़ है मुझे तुम्हारी इन बड़ी बड़ी मूँछों से। मेरा बस चढ़े तो काट कर फेंक दो। अच्छा तो तुम्हें चिढ़ है? इसे कहने पर आलम ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली की पूंछ से अपनी मूँछ का कोना ठीक किया। फिर तो और भी बढ़ानी पड़ेगी। इसे कहने पर आयरा ने इसे घूर कर देखा। इस बड़ी महफिल में भी इसके अलावा और कर भी क्या सकती थी। ब्राइडल रूम में जाकर इसने अपना मेकअप ठीक किया। रूम इस वक्त खाली था। वह खुद भी अपना मेकअप ठीक करके बाहर जाने लगी, जब इससे पहले ही कोई अंदर आकर इसका रास्ता रोक चुका था। ये क्या हरकत है? दूर भागे जा रही हो, खुद को देखने भी नहीं दे रही हो। मुझे बताने तो दो कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। मोहतसम ने गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, जिससे इस वक्त लाल रंग का गरारा और हम रंग लिपस्टिक लगाई हुई थी। मुझे नहीं सुनी तुम्हारी की हुई तारीफ। इसने इसे साइड पर करने की कोशिश की, लेकिन ये बस इसके बस की बात नहीं थी। हटो, मुझे जाना है। पहले मेरा नाम लो, फिर जाने दूंगा। इसकी फरमाइश पर इसने ज़बत से आंखें बंद की और फिर दांत पीस कर कहा, मुहतसम हटो। तो कभी भी इसकी बात ना मानती, लेकिन इस वक्त बस इसे मुहतसम की नज़रों से दूर जाना था। अपने जो लिपस्टिक साफ़ करो। क्या? हाँ, इसे साफ़ करो, ये बहुत डार्क है। मैंने कल भी इतनी ही डार्क लगाई हुई थी। कल की बात तो अलग थी, कल तुम ब्राइड थी, आज ऐसा नहीं है। इसकी फजूल बाल पर प्रेशर का दिल चाह रहा था इसके बाल नोचना शुरू कर दे। नहीं हटाऊंगी, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानो। बिल्कुल तो मेरी बीवी हो और मुझे शोहर वाला तरीका आजमाना पड़ेगा। एक जिसमें इसने परिचय की कमर पर हाथ रखकर इसे अपने करीब किया और इसके लबों पर झुक गया। परिचय को इससे ऐसे किसी अमल की तवक्को नहीं थी।
थोड़ी देर बाद मुतसम ने इसकी सांसों को आज़ादी बख्शी और मुस्कुराते हुए अपना सर अंजाम दिया हुआ काम देखा। इसकी लिपस्टिक सारी फैल चुकी थी। इसे साफ करके बाहर आ जाने लगा जब परीक्षा ने इसका बाजू पकड़ लिया और अपने बैग से टिश्यू निकाल के इसे दिया। इसका मुंह फूला हुआ था जैसे मुतसम की हरकत इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसके टिश्यू देने का मतलब वो अच्छे से समझ गया था। इसने मिरर में अपना चेहरा देखा जहाँ इसके होंठों पर लिपस्टिक लग चुकी थी। इसने मुस्कुराते हुए इसे देखा और उसे साफ करने लगा। अच्छा हुआ जो बता दिया, वरना लोग क्या कहते, मेरी बीवी कितनी शरारती है। मैरिज हाल में ही शुरू हो गई। इसकी इस बात पर वो गुलाब की तरह सुर्ख हो चुकी थी। मोतसम गहरी नज़रों से इसका सुर्ख चेहरा देख रहा था। मैं जा रहा हूँ और आज के बाद ये मत लगाना, बहुत ख़राब टेस्ट है। हाँ, तुम्हारे लिए तो जो चेरी के फ्लेवर की मंगवा दूंगी। इसकी बात पर परीक्षा ने चल कर कहा, नहीं स्ट्रॉबेरी। अपना फ्लेवर बताकर वहाँ से चला गया। टैब को तरमलाती हुई अपनी फैली हुई लिपस्टिक साफ करने लगी। तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची और रुखसी का वक्त आ गया, जहाँ किस्वा अपने माँ बाप से मिलते हुए खूब रो रही थी। आंखें तो इन दोनों की बिनम थी। भले भी इसी घर में रहने वाली थी, लेकिन फिर भी वो अपनी लाडली किसी और को दे रहे थे और अब इनके लिए पढ़ाई हो चुकी थी। तुम्हारी भी तो रुखसी हो रही है, तुम भी रो लो। आलम ने अपनी बाल खड़ी अपनी बीवी के कान में सरगोची की, जिस पर इसने मुंह बनाकर इसे देखा। एक ही घर में तो जाना है, रोक कर क्या करूं? सुबह फिर वही चेहरे देखने हैं। इसकी बात सुनकर आलम बस ठंडी सांस पर रह गया। इसने अपनी रोती हुई बहन को देखा। इसकी अपनी आंखें भी बार बार नम हो रही थी। इसे हैरत हो रही थी इसकी छोटी सी गुड़िया कहाँ इतनी बड़ी हो गई। घर पहुंचकर रस्मों के बाद इन दोनों को आलम और वसीम के कमरे में पहुंचा दिया गया। प्रीशा ने इसका शरारा अच्छे से बेड पर फैलाया और मुस्कुराते हुए इसे गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चली गई। इसके जाते ही आयरा अपनी जगह से उठी। इसका इरादा आलम के कमरे में आने से पहले ही कपड़े चेंज करने का था। वो इस रिश्ते को भी वक़्त देना चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि इसे इस तरह बेड पर बैठे देखकर आलम कुछ और सोचे। इसे सबसे पहले अपना दुपट्टा उतारा और अपने बालों को पिनों से आज़ाद किया। सिर की बालों के खुलते ही इसकी आधी कमर ढक चुकी थी। सारी ज्वेलरी उतार कर इसने वार्डरोब से अपने कपड़े निकाले, लेकिन इससे पहले वो वॉशरूम में जाती आलम कमरे में दाखिल हो चुका था। इसने कमरे में दाखिल होते ही अपनी बीवी को ढूंढा, जो कमरे में मौजूद नहीं थी। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था। यकीनन वो इस वक्त वॉशरूम में ही थी। वो वहीं सोफे पर बैठ गया। जब चंद मिनट बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकली, नज़र सबसे पहले सोफे पर बैठे मुतसम शाह पर गई। इसे नज़रअंदाज करके वो जाकर बेड पर लेट गई और दूसरी तरफ करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन अपनी पुश्त पर इसे किसी की गहरी नज़रें महसूस हो रही थी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। मुझे घूरना बंद करो, इसने बिना मुड़े कहा। मैं तुम्हें कुछ थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो बस देख रहा हूँ। इसके कहने पर इसने बिना कुछ कहे बिना बेड पर रखे कंबल में खुद को अच्छे से हर तरफ से पैक कर लिया, जैसे इसकी नज़रों से बचना चाह रही हो। जबकि इसकी इस हरकत पर मुतसम के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई। कमरे में दाखिल होते ही इसकी पहली नज़र बेड पर बैठी हुई सहमी सी किस्वा पर गई। दिल में जैसे देड़ू सुकून उतर गया। इस पल का इसे कितना इंतज़ार था, जो बात वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। इसके पास बैठने की बजाय वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया, क्योंकि इसे इस वक्त अपनी शेरवानी से उलझन हो रही थी। मैं इनसे वक्त मांगने का कह रही हूँ, अगर उन्होंने नहीं दिया तो मैं क्या करूँ? मैं इनके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती, मैं इन्हें भाई समझती हूँ। सबको लगता है कि बोलने से कोई भाई नहीं बन जाता, लेकिन मैं ये बात किस किस को समझाऊँ कि मैं तो इन्हें वाकई में भाई समझती थी। मैंने कभी इनके बारे में इस तरह नहीं सोचा। मेरे लिए तो वो मेरे लाला हैं, फिर बड़ा मैं कैसे इस रिश्ते को कबूल कर सकती हूँ? वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखती ही वो दिल में सोच रही थी। वो तेजी से बेड से उतरी और दरवाजे की तरफ भागने लगी। जब इसे अपने पीछे से बड़ी आवाज़ आई, यकीनन वो वॉशरूम से निकल चुका था। रुको, इसने मुड़कर असीम को देखा, जो चलता हुआ इसके करीब आ रहा था। कहाँ जा रही थी वो? मैं अपने कमरे में जा रही थी। इसे कहने पर असीम ने बिना कोई जवाब दिए साइड टेबल पर रखा छोटा सा बॉक्स उठाया और उसका हाथ पकड़कर इसमें मौजूद ब्रेसलेट इसे पहनाने लगा। किस्वा ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन इसकी गिरफ्त सख्त थी। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है, इसने इसके हाथ में ब्रेसलेट पहनाते हुए कहा। डायमंड का ब्रेसलेट इसकी नाजुक गोरी कलाई पर बेहद प्यारा लग रहा था। असीम ने झुककर इसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रख दिए। छोड़े मेरा हाथ असीम लाला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बोल रही हो? इसे थोड़ी हिम्मत पैदा करके इसके सामने बोलना चाहा, लेकिन असीम की सख्त आवाज़ पर वो हिम्मत उड़न-छू हो चुकी थी। मुझे अपने कमरे में जाना है। यही तुम्हारा कमरा है? नहीं, मुझे अपने असली वाले कमरे में जाना है। इसकी आवाज़ रंध चुकी थी। किस्वा, यही तुम्हारा असली कमरा है, प्लीज़ मुझे जाने दे। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें जाने दूंगा, और वो भी आज की रात? देखिए, मेरे लिए ये सब बहुत अचानक हो गया है, प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए।
तुम्हारा वक्त अब पूरा हो चुका है और मुझ में इतना सब्र नहीं है कि मैं तुम्हें आज की रात छोड़ दूँ। मैंने इस वक्त का बहुत इंतज़ार किया, अब तुमसे दूरी मुमकिन नहीं है। इसके लबालों में हाथ फंसाकर वो इसके लबों पर झुक गया। किस्मत ने अपना हाथ इसके सीने पर मारकर इसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन सामने वाले को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। वो इसके लबों को कैद करके जैसे आज़ाद करना भूल चुका था। इस वक्त इसे किस्वा की रुकती सांसों की परवाह भी नहीं थी। वो इसके रहम और करम पर खड़ी थी, वरना अब तक वो ज़मीन बोस हो चुकी होती। इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि हाथ पैर चलाकर इसे खुद से दूर ही कर देती। इसे लग रहा था जैसे इसका सांस रुकने वाला हो। शायद इसी बात का ख्याल करके असीम ने इसके लबों को आज़ाद किया और इसके सीने पर सर रखकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। मेरी जान, एक किसने तुम्हारा ये हाल हो गया है, तुम मुझे कैसे जी लोगी? इसने लड़के से अपनी बाहों में उठाया और अपने कदम बेड की जाना बढ़ा दिए। तब किसी बेड की तरफ जाते देखकर वह घबराई हुई लड़की मजीद घबरा चुकी थी। देखें, प्लीज़ मुझे नीचे उतारें, मेरी मेरी बात सुने। इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन असीम ने फिर से इसके लबों को कैद कर लिया है, लेकिन इस बार जल्द ही इन्हें आज़ाद करके इसकी गर्दन पर झुक गया। इसकी बढ़ती गुस्ताखियाँ किस्वा का हलक तक खुश कर चुकी थी। इसे इस वक्त इसकी बाहों में अपना अब बहुत बेबस लग रहा था। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। प्लीज़ छोड़ें मुझे, आप जो बोलेंगे करूँगी, पढ़ाई भी करूँगी, लेकिन अभी मुझे छोड़ दें प्लीज़। असीम ला इसके लफ्ज़ मुकम्मल होने करने से पहले ही असीम जिसकी गर्दन पर झुका तो दोबारा इसके लबों पर झुक गया। यकीनन आज इसका किस्वा को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसके सीने पर हाथ मारकर किस्वा ने इसे खुद से दूर किया और अपना रुख मोड़ लिया। जब इसे अपनी गर्दन पर असीम का लफ्ज़ महसूस हुआ, तरीके से सीधी और इसे खुद पर से हटाना चाहा, लेकिन असीम इसके दोनों हाथ बेड से लगाकर इसे हर तरह से अपना बना गया। इसे वॉशरूम की तरफ जाते देखकर आलम ने फ़ौरन इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी जानब खींचा और आंखें छोटी करके इसे घूरने लगा। कहाँ जा रही थी? मुझे नींद आ रही है, चेंज करने जा रही हूँ। इतनी मासूम तो तुम हो ही नहीं जो तुम्हें कुछ पता ना हो। मेरे आने से पहले चेंज करने क्यों जा रही थी? इसे गाल को अपने हाथ की पूंछ से सहलाते हुए इसने नरमी से कहा, जबकि आयरा तो बस इसकी लो देती नज़रों से दूर जाना चाहती थी। देखो, मुझसे ना तुम दूरी रहो। आज की रात तो दूरी नामुमकिन है। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अपने हाथ ज़बरदस्ती छुड़वा कर वह अपने कपड़े उठाने लगी, जो आलम के इसके हाथ खींचने की वजह से ज़मीन पर गिर चुके थे। इसके हाथ छुड़वाने पर आलम ने घूर कर इसे देखा। यकीनन इसकी ये वाली हरकत इसे पसंद नहीं आई थी। यहाँ आओ। इसकी बात जैसे आयरा ने सुनी ही नहीं थी। अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में जाने लगी और इसकी ये हरकत आलम को मज़ीद तेज़ दिला चुकी थी। इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपनी बाहों में उठाया और उसे ले जाकर बेड पर पटक दिया और इसके ऊपर झुक गया। जैसा अब इतनी अचानक हुआ था कि इसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। ये क्या कर रहे हो तुम? हटो मेरे ऊपर से। इसने घबरा कर इसे खुद के ऊपर से हटाना चाहा, लेकिन वो बिना कुछ कहे इसके नाजुक लबों पर झुक गया। जब से वो इससे मिली थी, इसने हमेशा इसके नज़रें चुराई थी, क्योंकि तब वो इस पर कोई हक नहीं रखता था, लेकिन अब वो इसकी मलकियत थी और आलम का इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसे कंधे पर मुके बरसाकर इसने आलम को दूर करना चाहा, जो शायद आज इसकी सांस ही रोक देना चाहता था। इसके लबों को आज़ादी बख्शकर वो इसकी गर्दन और ब्यूटी बॉन पर किस करने लगा। देखो, प्लीज़ दूर हो मुझसे, प्लीज़ छोड़ो मुझे। इसने अपने हाथों की मदद से इसे दूर करना चाहा, लेकिन उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में कैद करके दूसरे इसकी डोरियां खोलने लगा, जिससे आयरा की जान लबों पर आ चुकी थी। आज आलम अपने हर अंदाज से इसे डरा रहा था। इसका अपने काम से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। इसलिए आयरा ने आखिरी हरबा वही आजमाया जो हर लड़की करती है, रोना बंद करो। इसके तेज़ तेज़ रोने पर आलम ने इसके मुंह पर अपना भारी मजबूत हाथ रख दिया। ये क्या हरकत है? इसके रोने में कमी देखकर आलम ने इसके लबों से अपना हाथ हटाकर इसे घूरते हुए कहा, हाँ तो तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही हो, मैं अभी इस सब के लिए राज़ी नहीं। वो रोते हुए कह रही थी, जबकि आलम तो हैरत से इसे देख रहा था। वो पहली बार इसका ये अंदाज देख रहा था। गहरा सांस लेकर आलम ने इसे छोड़ दिया। जज्बात चाहे कितने ही बेकाबू हो रहे हों, वो इसके साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। जाओ जहाँ से। इसे कहने बाबा जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम में भाग गई, जबकि आलम तो बस इसकी भागने की स्पीड देखता रह गया। दिल के अरमान आयरा के आंसुओं में बह गए। इसने बड़बड़ाते हुए कहा और कमरे से बाहर चला गया, लेकिन यहाँ रुककर अपनी बीवी को मज़े से सोते हुए देखना इसके बस में नहीं था। बेज़ाहिर तो वो लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन नज़रें बार बार बेड पर सोई हुई अपनी बीवी की तरफ जा रही थी, जो मज़े से सो रही थी, लेकिन इसके जज्बात जगा रही थी। लैपटॉप साइड में रखकर वो अपने कमरे से बाहर निकल आया। उनकी नज़रें भटक इस दुश्मन जहाँ पर जा रही थी, जो इसकी नींदें उड़ाकर खुद मज़े से सो रही थी। कमरे से निकलते ही इसकी नज़र सामने बने अपने कमरे से निकलते आलम पर पड़ी। इसने अचंभे से देखा।
تو यहाँ क्या कर रहा है? इसने आलम के करीब जाकर कहा। वो ही जो तू कर रहा है। अच्छा तो फिर आजा। दोनों नीचे चलकर अपना दुख बांटते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा और नीचे लॉन में जाने लगे, जहाँ मुतसम ने मुड़कर आसिम के कमरे की तरफ देखा। क्या देख रहा है? आलम ने इसे देखते ही पूछा। देख रहा हूँ, क्या पता इसका दरवाज़ा भी खुल जाए। ये नहीं खुलेगा, तू आजा मेरे साथ। इसे लेके वो नीचे चला गया, जबकि मुतसम ने एक बार फिर मुड़कर देखा, जहाँ इसका दरवाज़ा बंद ही पड़ा था। नींद से बड़ी आंखें खोलकर इसने अपनी इस जगह को देखा जहाँ वो सोया हुआ था। टांगे ज़मीन पर फैलाए वो सोफे पर सो रहा था। इसके सामने रखे टेबल पर कुछ कागज़ और फाइल रखी हुई थी। इसे याद था, कमरे में आने के बाद वो ज़मीनों का हिसाब करने बैठ गया था और वहीं बैठे बैठे इसकी आंख लग गई और आज इसकी फजर भी कज़ा हो चुकी थी। अपनी आंखें मसलते हुए इसने बेड पर सोई हुई आयरा को देखा। ज़रा सा भी ख्याल नहीं है इस लड़की को। शोहर जहाँ बेआराम सो रहा था और खुद मज़े से पूरे बेड पर फैल कर सो रही है। मुरमुराते हुए वो अपनी जगह से उठा और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा, क्योंकि नाश्ते का वक्त होने ही वाला था। लेकिन फिर इसने मुड़कर बेखबर सोई हुई आयरा को देखा और इसने इसके सर पर जाकर खड़ा हो गया। आयरा उठो। इसका कंधा हल्के से थपथपाकर इसने इसे उठाया, लेकिन वह हनूज इसी हालत में लेटी रही। उठो। इस बार इसने थोड़ा सख्ती से काम किया। इस बार इसने ज़रा सख्ती से काम लिया, जिसकी वजह से कसमा कर इसने दूसरी तरफ करवट ली। अलबत्ता नींद से वो अभी तक बेदार नहीं हुई थी, लेकिन इस बार इसने इसे उठाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि अपना चेहरा इसकी गर्दन पर रख कर अपनी दाढ़ी रगड़ने लगा। अपनी गर्दन पर चुभन महसूस करके आयरा ने कोफत से अपनी नींद से बड़ी आंखें खोली, लेकिन इसे अपनी गर्दन पर झुका देखकर वह झटके से उठ बैठी। नींद सारी उठ चुकी थी। ये तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें जगाने की कोशिश। उठो और मेरे कपड़े निकालो। मैं क्यों निकालूं? क्योंकि तुम बीवी हो मेरी। जब मैं नहीं थी, जब तो खुद निकालते थे, अब भी निकालो। वो इसलिए कि क्योंकि जब तुम मेरे पास नहीं थी। चलो अब उठो। इसका हाथ पकड़ के इसने इसे बेड से उतारा। मेरे कपड़े निकालो, मुझे नहाना है, नाश्ते का वक्त होने वाला है। आयरा ने घड़ी की तरफ देखा जो 7 बजा रही थी। पता नहीं जी हवेली वाले इतनी जल्दी नाश्ता क्यों करते हैं। बड़बड़ाते हुए इसने जल्द से इसकी अलमारी खोली ताकि कपड़े निकाल कर वापस सो जाए। जिमा सोचना कि तुम वापस होगी, तुम भी मेरे साथ नीचे चलोगी, हम साथ जाएंगे। इसने फकत एक नज़र कोट इसे देखा और इसके कपड़े आगे पीछे करके देखने लगी। इसकी पूरी अलमारी में सिर्फ सलवार कमीज मौजूद थे, जिनमें भी आधे से ज़्यादा सफ़ेद रंग के थे। तुम्हारे पास कोई और कपड़े नहीं है? बस यही पहनते हो? हाँ, क्योंकि मैं इसमें खुद को आरामदेह महसूस करता हूँ। पता नहीं मुतसम और वसीम कैसे जीन्स वगैरह पहन लेते हैं। इसकी बात पर नफी में सर हिलाती हुई इसकी बुरी रंग की सलवार कमीज निकालने लगे, लेकिन आलम ने वो हैंग किया हुआ सूट वापस रखकर सफ़ेद रंग की कमीज सलवार उठा ली। मुझे ये रंग पसंद है, आइंदा इसी रंग का निकालना। जब खुद ही निकालना था तो मुझे क्यों उठाया? इसने इसे देखते हुए कहा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मेरा पसंदीदा रंग है तो तुम भी मेरे लिए यही रंग निकाला करो। हाँ ये ठीक है, तुम्हारे पास शॉल है ना कोई? ग्रीन कलर की शॉल ले लेना। और बाहर लान में जाकर दिल पर हाथ रख कर, ना दिल दिल पाकिस्तान, वो बाकायदा इसे करके बता रही थी कि बाहर लान में जाकर इसे किस तरह से गाना गाना है। बहुत ही मज़ाहिया बात बोली है तुमने, मेरा तो हंस का बुरा हाल हुआ है। आलम ने इसे घूरते हुए कहा, जिस पर अपने कंधे झुकाकर इसने इसका निकाला हुआ सूट वापस रखकर वही बुरे रंग की शलवार कमीज निकाली। तुम यही पहनोगे? ठीक है, मैं यही पहन लेता हूँ, लेकिन फिर तुम भी मेरी मर्जी का पहनोगी। इसके कहने पर आयरा ने बॉम्बे अचका के से देखा। मैं क्यों पहनूंगी? क्योंकि मैं तुम्हारी मर्जी का पहन रहा, तुमने मेरी। आयरा ने इसे कुछ कहना चाहा, लेकिन वह दोनों के बीच का फासला चंद कदम का था। मन मिटाते हुए इसके करीब आ गया। मेरी एक बात काल कूल का सुन लो कि आज के बाद तुम मुझे आप कहकर बुलाओगे। मैं जब से तुमसे मिली हूँ ना, तो तुम्हें कह कर बुला रही हूँ। इसलिए क्योंकि जब तुम मेरी बीवी नहीं थी, लेकिन अब हो। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि मेरी बीवी मुझे तुम बुलाए। मैं तो बुलाऊंगी तुम। आयरा, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तुम। इसके दोबारा वही बात कहने पर आलम ने इसकी पुश्त को अलमारी से लगाया और बेदर्दी से इसके लहू पर झुक गया। आयरा ने सख्ती से इसकी कमीज को अपनी मुट्ठियों में दबोच लिया। कुछ देर बाद जब इसे आज़ादी मिली तो इसने अपने होंठों पर जलन का एहसास हुआ। इसने हाथ लगाकर अपने होंठों को छुआ, जहाँ इसकी उंगलियों पर खून की बूंद लग चुकी थी। आलम मुस्कुराते हुए इसके लबों पर अपना अंगूठा फेरकर खून साफ कर अपना चेहरा इसके बेइंतहा करीब कर लिया। दोनों की सांसें दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। तो तुम कैसे मुखातब करोगी? आप बोलकर, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे नाजुक लबों को बख्श दूंगा। कहते साथ ही वो दोबारा इसके लबों पर झुक गया। दरवाजे पर दस्तक होने की वजह से वह बदमज़ा होकर पीछे हटा। कौन है? शाहसाई मैं हूँ। बड़े शाहसाई ने कहा है कि आप सबको नाश्ते के लिए बुलाओ। आज वलीमा है ना, तो आप सबको जगा दो। इसकी तेज़ आवाज़ सुनते ही बाहर खड़ी मुलाजमा जल्दी जल्दी अपनी बात में मुकम्मल करने लगी। आप जाएं, हम आ रहे हैं। इसने गहरा सांस लेकर कहा और एक नज़र आयरा के झुके सर को देखकर वहाँ से चला गया। इसके जाने के बाद आयरा ने दिल ही दिल में इस मुलाजमा को ढेरों दुआएं दी। नींद में से अपने ऊपर किसी चीज़ का वजन महसूस हो रहा था। इसने अपनी नींद से बड़ी आंखें खोलकर देखा, जहाँ इसके सीने पर मुतसम का भारी हाथ रखा हुआ था।
इसी झटके से इसका हाथ अपने ऊपर से हटाया, जिसकी वजह से वो कसमसा कर करवट बदल कर सो गया। इसे घूर कर वो अपनी जगह से उठी और वॉशरूम में चलेगी, क्योंकि इसे पता था कि सब हवेली वाले इस वक्त उठ चुके होते हैं। शावर लेकर वो बाहर निकली, दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने जाकर कमरे का दरवाज़ा खोला, जहाँ मुलाजमा खड़ी थी। बेगम साहिबा, बड़े शाहशाही ने कहा है कि आप लोगों को जगा दूँ, आज वलीमा है ना। जी आप जाइए, हमारे। इसे बेचकर इसने वापस दरवाज़ा बंद कर दिया और एक नज़र सोते हुए मुत्सम को देखा। अब इन्हें कैसे जगाऊं? कुछ बड़बड़ाते हुए इसके करीब गई। सुनो, इसका कंधा हल्के से थपथपाते हुए इसने इसे उठाने की नाकाम कोशिश की। वो हनूस लेटा रहा। जब परीक्षा की नज़र साइड टेबल पर रखे पानी के जग पर गई, इसने इसे उठाकर वह जग पूरे का पूरा इसके ऊपर डाल दी, जिससे वो हड़बड़ा कर उठा। ये क्या हरकत है? तुम उठ नहीं रहे थे, मैंने बस उठाया है, इसने मासूमियत से कहा। इसे देखकर मौसम के लबों का मुस्कुराहट नहीं छुआ। उसका हाथ पकड़कर झटके से ऐसे अपनी जानब खींचा। तुम्हें शोहर को उठाने का तरीका नहीं आता, सिखाना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं सीखना। प्रीश ने इससे दूर होना चाहा, क्योंकि इसके बाल जो गीले हो चुके थे। इनसे पानी टपक रहा था, उसके चेहरे और कपड़ों पर गिर रहा था, जबकि 3 गीली लटें माथे पर छूट रही थी। लेकिन मैं तो सिखाना चाहता हूँ। फिलहाल तुम जाकर अपने कपड़े बदल लो। देखो मौसम, तुम मुझे भी गीला कर रहे हो। कहने पर मौसम इसके माथे पर अपने लब रख के इससे दूर हो गया। 20 मिनट पहले इसकी आंख लगी थी, लेकिन इसे मुसलसल किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो इग्नोर करता गया, लेकिन जब आवाज़ मुसलसल आती रही तो इसने नजरें अपने बेडरूम में दौड़ाई, जहाँ वो सोफे पर सहमी हुई बैठी अपना सर घुटनों में दिए रोने में मसरूफ़ थी। इसने इस वक्त असीम की ही शर्ट पहनी हुई थी। गुस्से से वो बेड से उतरा और इसके दोनों बाजू पकड़कर इसने अपने सामने खड़ा किया। किस बात का शौक बना रही हो? आपने ठीक नहीं किया मेरे साथ। क्या गलत किया है मैंने? हलाल हो तुम मुझ पर, बीवी हो मेरी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपना हक लिया है। इसके लहजे में जितनी सख्ती थी, अंदाज में भी इतनी ही सख्ती थी। इसकी इतनी सख्त गिरफ्त से किसका को लग रहा था इसका बाजू टूट जाएगा। छोड़े मुझे असीम ला। कुछ उल्टा सीधा कहकर मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाना। लगता है रात को मैंने तुम्हें ठीक से बताया नहीं कि मैं तुम्हारा लाला नहीं हूँ, फिर से बताना पड़ेगा। नहीं नहीं प्लीज़ छोड़े मुझे। इसकी मज़ाहमत को नज़रअंदाज करके असीम ने इसे बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर झुककर इसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ने लगा। प्लीज़ दूर हटे। किस्मा ने रोते हुए इसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन वो अपने काम में मगन रहा। इसके कंधे से शर्ट सिरका इसने वहाँ पर अपने लब रख दिए। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, इसे पहले तो इसने नज़रअंदाज किया, लेकिन दोबारा दस्तक होने पर इसने गुस्से से दरवाजे को घूरा। क्या मसला है? शाह साईं, वो बड़े साईं ने कहा है आप लोगों को जगा दो। जाओ तुम हमारे हैं। इसने अपना चेहरा मोड़कर दोबारा किस्वा को देखा, जिसने अपनी आंखें जोर से मीची हुई थी। अभी छोड़ रहा हूँ, बात के लिए तैयार रहना। हल्के से इसके लबों को झुककर उसके ऊपर से हट गया। उसके ऐसा करते ही वो सीधी वॉशरूम में भाग गई। जी तो डियर लिसनर्स, कैसा लगा आप सबको आज के एपिसोड? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।